नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे चैनल तरुण जी के क्लास में। मैं हूं तरुण और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं बाल विकास का एक न्यू प्रैक्टिस सेट। इससे क्वेश्चंस आने के चांसेस पेपर में सबसे ज़्यादा होते हैं और यदि आप बाल विकास को पढ़ रहे होते तो इम्पोर्टेंट हो जाता है उसके साथ प्रैक्टिस सेट लगाना। तो हमारे वीडियो को कंटिन्यू पूरा देखें, बीच में मत छोड़ें, क्योंकि क्या पता कौन सा क्वेश्चन आ जाता है। तो यदि आप नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें। फिलहाल हम चलते हैं अपने वीडियो की ओर कि हमारा ये जो प्रैक्टिस सेट है वो बोल क्या आता है। अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन होने को सीखना कहते हैं। यह कथन किसका है? तो जो गेट्स थे और थोड़े से उनके साथ और उनके पार्टनर थे, उन्होंने बोला है कि अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा जो व्यवहार में परिवर्तन होते हैं उसको ही हमने क्या बोला, सीखना। तो देखना, आप जैसे जैसे आप बड़े होते चलते हैं अनुभव आता है, और यदि आप किसी चीज़ को जिस भी फील्ड में आप आगे जाना चाहते हैं, यदि आप उसकी प्रशिक्षण लेते चल रहे हैं कंटिन्यू, तो एक तरीके से वो सीखना हो जाता है लाइफ में। तो ये कथन किसका है? गेट्स का है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि जो भाषा स्वाभाविक रूप से सीखी जाती है वह क्या कहलाती है? कितना अच्छा क्वेश्चन है कि जो भाषा स्वाभाविक रूप से सीखी जाती है वह कौन है। तो पहले मैं इसका आंसर बताता हूँ। वो कहलाती है मदर टंग, मतलब हमारी मातृभाषा। आप जैसे जन्म लेते हैं और उसके आजू बाजू जो भी भाषा बोली जाती है वही आपकी मदर टंग होती है और उसको आप स्वाभाविक रूप से सीखते हैं। उसके लिए आपको पर्टिकुलर कुछ व्याकरण की जरूरत नहीं पड़ती है। पर देवभाषा क्या होगी? जैसे हमारे पुराने जो ग्रंथ थे, जो देवभाषा, तो देवभाषा हमेशा संस्कृत लगाना है। राष्ट्रभाषा, राष्ट्रभाषा और राजभाषा में बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो राष्ट्रभाषा यानी पूरे के पूरे राष्ट्र की यदि एक भाषा हो तो राष्ट्रभाषा कहलाएगी। लेकिन यदि राजभाषा की हम बात करें तो राजभाषा मतलब कि जो सरकारी कामकाज की भाषा, जैसे भारत की जो राजभाषा है वो हिंदी कहलाएगी, भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह मूल ध्वनि जिसको खंड खंड ना किया जा सके क्या कहलाएगा? तो वर्ण है। जैसे मैंने बोला आ एक वर्ण है, पर आप इसको क्या खंड खंड नहीं कर सकते हो, शब्द को कर सकते हो। यह एक शब्द लिखा मैंने आ और बा, तो इसका आप दो पार्ट कर सकते हो, लेकिन वर्ण का आप कभी भी पार्ट नहीं कर सकते हो। भाषा शिक्षण का सामान्य उद्देश्य क्या होता है? पढ़कर अर्थ ग्रहण कर सकें, बोलकर अपनी बात कह सकें, दूसरों की बात सुनकर समझ सकें और उपयुक्त सभी। तो जो भाषा शिक्षण, यदि भाषा शिक्षण को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो उसके सामान्य यही उद्देश्य हैं कि आप भाई पढ़ लें और उसका अर्थ ग्रहण कर लें, बोल लें और अपनी बात कह सकें और दूसरों की बात सुनकर उस चीज़ को समझ सके। तो मतलब इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा हमारा? डी। 65 क्वेश्चन बोलता है कि कक्षा में जो मौखिक कार्य के अंतर्गत कौन सी क्रिया हमारी आती है? तो बालकों को अक्षर बोध कराना, ये भी मौखिक कार्य के अंतर्गत आएगी। विभिन्न अक्षरों की ध्वनियों का बोध कराना, बिल्कुल सही, ये भी आएगी। और बालकों को बालाघात का ज्ञान कराना, तो ये भी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिगम की विशेषता क्या? अधिगम, जैसे ही अधिगम आए तो तुरंत आपके दिमाग में पहला तो वर्ड आना चाहिए सीखना। तो सीखने की विशेषता क्या होती है? पहला परिवर्तनशीलता, बी समायोजनशीलता, सी सार्वभौमिकता और डी ये सभी। तो अधिगम मतलब आप सीख जाएंगे तो व्यवहार में परिवर्तन हो जाएगी। आप किसी भी चीज़ को अपने अंदर क्या कर लोगे? समायोजन कर लोगे और आपके अंदर उस चीज़ के लिए सार्वभौमिकता आ जाएगी। मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हमारा, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रियात्मक अधिगम का उदाहरण है। ये क्वेश्चन कई बार रिपीटेड हुआ है और यही सेम क्वेश्चन आता है। क्रियात्मक, पहली बात, पढ़ना सीखना क्रियात्मक का उदाहरण नहीं आता है। दूसरा, हिसाब लगाना भी क्रियात्मक का अधिगम का उदाहरण नहीं आता है। और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर हो जाएगा साइकिल चलाना और उसको सीखना, वो क्रियात्मक। उस चीज़ को करने के लिए आप पूरी की पूरी जो हमारी बॉडी होती है वो क्रियाशील होती है, याद रखिएगा। लेकिन पढ़ना और सीखने के दौरान ज़्यादातर हमारा मस्तिष्क क्रियाशील होता है। 68 क्वेश्चन बोलता है कि संज्ञानात्मक शिक्षण में किस प्रकार की क्रियाओं की आवश्यकता होती है? पहला शारीरिक, ऑप्शन बी सामाजिक, ऑप्शन सी सामाजिक मानसिक और ऑप्शन डी है ये सभी। तो जो हमारा ये क्वेश्चन बोलता है इसका आंसर क्या है? संज्ञान में। पहले मैं बताता हूँ संज्ञानात्मक क्या हुआ। जैसे जब भी आपके सामने कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप उस चीज़ को क्या लेते हो? संज्ञान, मतलब उसको क्या लेते हो आप? दिमाग में। अब वो जो प्रॉब्लम आती है तो आपका मस्तिष्क काम क्या कर रहा है? यदि वैसे ही प्रॉब्लम आपके पास्ट में कभी आई है और उस दौरान आपने क्या क्या काम किए थे, वो दिमाग में पर्टिकुलर बहुत फास्ट तरीके से चलता है। तो संज्ञानात्मक शिक्षण में किस प्रकार की क्रिया आएंगी? अब आपको समझ में आ गया होगा, मानसिक क्रियाएं होंगी, याद रखिएगा।
शिशु की प्रथम भाषा क्या होती है? तो अभी हमने पढ़ा कि जो स्वाभाविक रूप से ग्रहण कर ले मतलब मातृभाषा, वही तो उसकी प्रथम भाषा होगी ना। यदि बच्चा अमेरिका में रहेगा तो स्वाभाविक सी बात इंग्लिश सीखेगा, अपने यहाँ मध्य प्रदेश में रहेगा तो हिंदी सीखेगा, और दूसरे स्टेट में रहेगा तो स्वाभाविक रूप से वहाँ की मदर टंग लैंग्वेज सीखेगा। निरर्थक शब्द वे शब्द होते हैं जिनको लिखने से कोई अर्थ स्पष्ट नहीं होता। पहली बात तो ये गलत हो गया, यदि हम निरर्थक वर्ड भी लिखोगे तो उसका कोई ना कोई अर्थ होगा। ऑप्शन बी, जिनको पढ़ने से कोई अर्थ नहीं निकलता है, ये भी गलत हो गया कि भाई कुछ भी आप लिख दोगे लेकिन उसका कुछ ना कुछ अर्थ जरूर निकलेगा। ऑप्शन सी, जिनको लिखने पढ़ने और सुनने में कोई अर्थ प्रकट नहीं होता है। बिल्कुल सही, हमारा जो 70 क्वेश्चन है इसका आंसर होगा हमारा सी, जिनको लिखने पढ़ने सुनने में कोई भी अर्थ प्रकट नहीं होता, लिखने पढ़ने सुनने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा शिक्षण के सिद्धांत में नहीं आता है? पहला, स्वतंत्रता का सिद्धांत। ऑप्शन बी, अनुकरण का सिद्धांत। ऑप्शन सी, व्यक्ति का सिद्धांत। और ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो जो भाषा शिक्षण के सिद्धांत है, तो स्वतंत्रता का सिद्धांत कभी नहीं होता है, याद रखिएगा। अनुकरण का सिद्धांत होता है लेकिन ये शिक्षण के सिद्धांत में नहीं आता, और व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत भी नहीं आता, मतलब इनमें से हो जाएगा हमारा डी, इनमें से कोई नहीं। 72 क्वेश्चन है कि ध्वनियों के विभेदीकरण के लिए कौन सा भाषा कौशल प्रयुक्त होगा? सुनना, पढ़ना, लिखना और ये सभी। अब यहाँ ध्वनियों का विभेदीकरण बोला है, तो ध्वनियों का विभेदीकरण आप सुनने से कर पाएंगे, कभी पढ़ने या लिखने से नहीं कर पाएंगे। लेकिन यदि आप सुन रहे हो, जैसे मैंने बोला अब, तो आपके दिमाग ने तुरंत ही विभेदीकरण, मैंने बोला अब आ और बा में विभेद कर लिया और इसका मीनिंग भी समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो वाचन प्रवीणता प्राप्त करने हेतु विद्यालय में कौन से क्रियाकलाप का आयोजन करना चाहिए? भाषण, अंताक्षरी, वाद विवाद और ये सभी। तो वाचन प्रवीणता, जिससे बच्चा उस मतलब जो भी हम टॉपिक दें या बच्चे को हमका स्वर यंत्र परिपक्व करना है या बच्चे की झिझक दूर करना है, तो याद रखिएगा हमेशा भाषण, अंताक्षरी और वाद विवाद से, इन सभी क्रियाकलाप के करने से वो क्या हो जाएगा, बोलने में प्रवीणता हासिल करेगा। भाषा सहायक होती है, भाषा सहायक होती है संप्रेषण में, अधिग्रहण में, प्रत्यय निर्माण में और ये सभी। तो भाषा तो आपको पता है हमेशा, संप्रेषण मतलब हम सामने वाले कुछ बोलना चाहते हैं और सुनना चाहते हैं, अधिग्रहण में भाषा को हम सुन के ही तो किसी चीज़ को अधिग्रहित करते हैं, और प्रत्यय निर्माण मतलब इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी, ये सभी। भाषा कौशल के कितने प्रकार हैं? भाषा कौशल के 4 प्रकार हैं, पर मैं आपको बता नहीं रहा हूँ 4 प्रकार कौन से, क्योंकि बता दूंगा तो याद नहीं रहेगा। लेकिन आप तुरंत वीडियो को पॉज करिए और तुरंत गूगल में सर्च करिए कि भाषा कौशल के कितने प्रकार और वो प्रकार हैं कौन कौन से, अभी सर्च करिएगा तभी आपको याद रहेगा। श्रवण में कौन सी ज्ञानेंद्रियां की सक्रियता अनिवार्य है? जैसे कि आ ही गया श्रवण, श्रवण मीन्स क्या होता है, सुनना। तो इसमें तो सिंपल है, कर्ण मतलब कान की सबसे ज़्यादा सक्रियता होती है सुनने में। दादा दादी या नाना नानी की कहानियों बच्चों में जागृत करती हैं। अब देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। पहला, सुनने की जिज्ञासा। बी, काल्पनिक भाव। अब याद करिए जब छोटे में आप कहानियाँ सुना करते थे तो उस टाइम पे एक तो जिज्ञासा बनी रहती थी और आपके मन में एक काल्पनिक भाव, जैसे राजा रानी की कहानी और दुनिया भर की कहानी जो भी आपको जो बुजुर्ग सुनाते थे। तो इसका जो आंसर होगा हमारा उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक अच्छे प्रभावशील वाचन की विशेषता है, समझिएगा। अच्छा और प्रभावशील वाचन लयबद्ध, क्रमबद्ध और मधुर, ये तो बिल्कुल होगा। उचित भावभंगिमा मतलब जो आप समझाना चाहते हो उसके अंदर जो भाव है वो भी होना चाहिए, बिल्कुल सही है। और प्रत्येक शब्द का शुद्ध, पूर्ण और स्पष्ट उच्चारण, तो ये भी सही है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी वाचन कौशल की गतिविधि नहीं है? बोलने कौशल की गतिविधि नहीं है।
वार्तालाप में तो वाचन कौशल की गतिविधि होगी, जब परिचर्चा करेंगे किसी भी टॉपिक पे तो उसमें भी होगी, और भाषण में होगी। मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, खेलकूद। खेलकूद में वाचन कौशल की गतिविधि नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाचन शिक्षण का उद्देश्य है बच्चों को स्वर के आरोह अवरोह का अभ्यास कराना, बिल्कुल सही है। बच्चों को उचित ध्वनि के साथ वाचन का अभ्यास कराना, ये भी बिल्कुल सही है। और धारा प्रवाह वाचन की योग्यता प्रदान करना, तो इसका जो आंसर होगा उपर्युक्त सभी होंगे। यही हमारा वाचन शिक्षण का उद्देश्य। क्योंकि आपको याद होगा जब स्कूल में होते थे और टीचर बोलता था और आप लिखते थे, याद रखिएगा, या वो पूछता था तो बार बार, यह आपको याद होगा अच्छे से कि वो बोलते थे इस पार्ट को आप जोर जोर से बोलकर पढ़ें। तो उसमें क्या होता था, आपका जो जो स्वर के अंदर यदि अस्पष्ट ध्वनियाँ हैं तो धीरे धीरे टोक के उनको सुधार दिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पठन से संबंधित आवश्यक तत्व क्या कहलाते हैं। भाषा लिपि का ज्ञान, दृश्येंद्रिय की क्रियाशीलता, रुचि एवं एकाग्रता, और ऑप्शन डी है ये सभी। तो पठन से संबंधित तत्व ये सभी होते हैं, भाषा लिपि, दृश्येंद्रियां और रुचि और एकाग्रता। यदि आप किसी भी चीज़ को रुचि के साथ पढ़ रहे हो तो उसका अर्थ आपको जल्दी समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिखना कहलाता है ध्वनियों का लिपिबद्ध करना, सुंदर अक्षरों में लिखना, और साहित्य की रचना करना। तो लिखना, जरूरी नहीं कि लिखने में आपके अक्षर हमेशा सुंदर हो और साहित्य की रचना करो तभी आप लिखो। तो ध्वनियों की जो लिपिबद्ध करना वही लिखना कहलाता है। जैसे मैंने लिख दिया है ये सभी, तो ये भी तो हमारा लिखना हुआ ना, और भले ही इसकी राइटिंग अच्छी ना हो तो ध्वनियों की लिपिबद्ध करना कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिशु की लेखन क्रिया की शुरुआत होती है, जो एक बच्चा होता है वो कैसे लिखता है। तो इसका आंसर तो आपको देखते ही से बन रहा है, टेढ़ी मेढ़ी लकीरों से। आप स्कूल में यदि फर्स्ट सेकंड क्लास के बच्चों को यदि पढ़ाते हो तो आपको हाथ पकड़ के उनको ABCDEFG आ बा सादा लिखवाना पड़ता है, क्योंकि वो टेढ़ी मेढ़ी लकीरों से ही धीरे धीरे करके उनको सीखना स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेखन कौशल के विकास में निम्नलिखित में से किस बात का ध्यान रखना। यहाँ लेखन कौशल की हमने बात करी हुई है, तो यहाँ आप ऑप्शन है कि छात्रों के बैठने का ढंग उपयुक्त हो, दूसरा अक्षर क्या हो, सुडौल हो, तीसरा कलम पकड़ने की विधि ठीक हो, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका जो आंसर होगा उपयुक्त सभी। तो छात्रों के बैठने के कौशल का ढंग भी उपर्युक्त है। इसको जरूर इसको लाइन को याद करना, क्योंकि यदि वो सही तरीके से व्यवस्थित तरीके से बैठ नहीं पा रहा, मतलब जैसे मैंने बोला यदि मैं आपको एक बेंच पर बैठाऊं और बेंच भी प्रॉपरली अच्छी रहे, और मैं आपको एक चटाई पे बैठाऊं, तो जो बेंच पे आप लिखोगे उसकी लिखावट में कहीं ना कहीं परिवर्तन होगा, वो अच्छे से लिखा एक सिस्टमेटिक ढंग से लिख पाएंगे नीचे। लेकिन नीचे बैठ के यदि लिखवाऊंगा तो आप तरीके से लिख नहीं पाएंगे, तो याद रखिएगा। 85 क्वेश्चन बोलता है कि बालकों में लेखन कला विकसित करने के उद्देश्य से कराया जाता है। जो लिखने की जो कला है स्कूल में जो आप बच्चों को लिखवाते थे, उसमें मेन उद्देश्य क्या है, सुलेख प्रतियोगिता और लिखने का खूब अभ्यास करना, और उपर्युक्त दोनों। बिल्कुल सही, इसका आंसर हमारा से उपर्युक्त दोनों। अब देखिए मैं बताता हूँ इसको, ये इसका यूजेस क्या है। जैसे आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं और जब आप मेंस के एग्ज़ाम देते हैं तो डायरेक्ट यदि आप उधर पे ही जाके लिखेंगे, यहाँ आप याद करके टॉपिक को जाके वहाँ लिखेंगे तो आपकी राइटिंग सही नहीं आएगी, और आपको जो लिखने की जो प्रैक्टिस है कि कम वर्ड में ज़्यादा लिखना और समय के साथ, तो वो प्रैक्टिस नहीं आएगी। लेकिन यदि आप तैयारी कर रहे हैं सिविल सर्विसेज की और घर में ही उस पैराग्राफ को रोज लिख के देख रहे हैं, तो जब आप वहाँ जाएंगे तो एक स्पीड के साथ और एक अच्छी अक्षर जो आपकी लिखावट के साथ वहाँ लिख पाएंगे। तो इसलिए बालकों में लेखन कला विकसित करते हैं सुलेख प्रतियोगिता से और लिखने का खूब अभ्यास द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोलता है कि रूपरेखण विधि का संबंध किससे, रूपरेखानुकरण विधि का संबंध क्या होता है। पहला लेखन शिक्षण विधि से है, वाचन शिक्षण विधि से है, और खेल शिक्षण विधि से, इनमें से कोई नहीं। तो जैसे ही आपको रूपरेखानुकरण दिखे आपको तुरंत लेखन शिक्षण विधि याद करना है, या तो आप रूप को लेखन से याद कर रहे हैं, रूप लेखन करके तो उसको आपको याद हो जाएगा। अब मॉन्टेसरी, ये मोस्ट IMP क्वेश्चन है, ये भी वर्ग 2 में आया था। मॉन्टेसरी शिक्षण विधि में शरीर के किस अंग के प्रयोग पर बल दिया जाता है। यहाँ हम बात कर रहे हैं मॉन्टेसरी शिक्षण प्रणाली की, तो आंख कान और हाथ आपको ये याद रखना है फ्रेंड्स, और ये मोस्ट IMP क्वेश्चन है।
शिक्षण सहायक सामग्री को हम कितने भागों में वर्गीकृत करते हैं? तो 3 भागों में हमने शिक्षण सहायक सामग्री को हमने वर्गीकृत किया है। और संरचनात्मक उपयोगिता एवं उपलब्धता की दृष्टि से सहायक सामग्री का विभाजन किया गया है। कौन कौन से में है तो हम देख लेते हैं। पहला दृश्य सामग्री के रूप में, श्रव्य सामग्री के रूप में और दृश्य। तो यही तीनों जो हैं, जो अभी ऊपर वाला क्वेश्चन पढ़ा था, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा उपर्युक्त सभी। लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि शिक्षण में सहायक सामग्री के प्रयोग से पाठ को बनाया जाता है रोचक, प्रभावशील, ग्रहणीय और ये सभी। तो आपको पता है इसका ऑप्शन डी होगा। जैसे कि आप पढ़ाते पढ़ाते मैप पढ़ा रहे हो, यदि मैप में आप दिखाते चलोगे कि भाई मध्य प्रदेश कहाँ पर है, तो वो एक प्रभावशाली भी बनेगा, रोचक भी बनेगा और आप जल्दी भी ग्रहण कर लोगे। जैसा उसको समझाने के लिए उसके बाजू में पूर्व में कौन सा है, जैसे छत्तीसगढ़ है, ऊपर उत्तर में कौन सा है, उत्तर प्रदेश है, पश्चिम में कौन सा है, राजस्थान, गुजरात है, और दक्षिण में कौन सा है, महाराष्ट्र। तो ये सब याद आपको तभी होगा जब हम मैप से पढ़ेंगे। तो शिक्षण सहायक सामग्री ये तीनों कहलाती हैं। आई होप वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा रहता है समझाने में, लेकिन हम इसको पूरा देखेंगे तो डैम श्योर मेहनत करेंगे और समझेंगे तो हो सकता है कि ग्रेड 3 में आपकी नौकरी बिल्कुल डन हो जाए, बिल्कुल। और साथ में ग्रेड 3 की सबसे इम्पोर्टेंट है, यदि आप नंबर कम लेके सिलेक्शन ले रहे हो तो आपको जो अपना होम डिस्ट्रिक्ट है वो तो मिलने वाला नहीं है, और इतनी दूर गांव में पोस्टिंग मिलेगी कि आपके लिए थोड़ी सी लाइफ टफ हो जाएगी। तो कोशिश करिए कि नंबर थोड़े से ज़्यादा लाएँ, 125+ नंबर लेके आएं, तभी आपको गृह जिला मिलेगा। तो वीडियो को देख के कमेंट करें वीडियो लगा कैसा है, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। जय हिंद, धन्यवाद।